बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं मिश्रण का, और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। और हमें आपको जान के बेहद खुशी हुई कि समांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम है विलयन। अगर आपसे पूछे विलयन क्या है, विलयन सॉल्यूशन क्या है, तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। बस इतना याद रखना है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले इस क्लास में विलयन के बारे में, और एक बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हालांकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल बनते हैं, लेकिन बीपीएससी कभी भी इस लेसन को मिस नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत आराम से देखेंगे। और बीपीएससी टारगेट करके इसे नहीं देखना है, जब इसे पढ़ना है। चूंकि देखिए, ये जो आपको क्लास मिले, कोई वीडियो नहीं कि आप एंजॉय कीजिए इसे, एक क्लास है, बहुत आराम से। क्योंकि पढ़ने का जो नजरिया होता है, पढ़ने का तरीका होता है, उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो विलयन है, मैं पूरा कोशिश करूंगा इसे आसान कर दूं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके सारे सिलेबस को कवर कर दूं, और जितने भी सवाल पूछे जा चुके उस पर बात करूं, और जितने सवाल आ सकते हैं उस पर बात करूं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अभी बिलियन पे। देखिए, हम लोग समझ बनाते हैं इस टॉपिक का बिलियन। देखिए बिलियन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सॉल्यूशन। चूंकि जब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो लेसन पढ़ना पड़ता है ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन हम लोग उतना डीप में नहीं जाना है, हमें एकदम बेसिक पार्ट में जाना है कि क्या होता है बिलियन, और कैसे इस बात को समझ पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिलियन क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि बिलियन क्या है। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यानी जितने भी समांग मिश्रण, समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। एक बात तो यहाँ कवर हो गई आपकी, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हेमोजेनस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन, मतलब साफ साफ है कि अलग अलग नाम है, अलग अलग। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, कुछ अलग बात है नहीं इसमें, दोनों बातें एक ही हैं। इतना देख लिए। अब हम बात करते चलिए समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, इतना बात कवर हो गया। तो आखिर समांगी मिश्रण बनने के लिए, विलयन बनने के लिए कौन कौन से अवयव की आवश्यकता होती है। तो बहुत आराम से देखते हैं कि समांगी मिश्रण बनने के लिए, यानी विलयन बनने के लिए हमें दो प्रकार के अवयवों की आवश्यकता होती है, और वह अवयव दो हैं। चलिए देख लेते हैं अवयव कितने हैं, दो। अब हम देख लेते हैं विलयन बनता कैसे है। तो चलिए देख लीजिए, हम क्या किए, सबसे पहले लिए एक बर्तन। क्या ले लिए, बर्तन। और बर्तन में सबसे पहले हम डाल दिए पानी। क्या डाल दिए, पानी। और पानी में डाल दिए चीनी। थोड़ी देर बाद एक घुल गई पूरा, और बन गया शरबत। हम शरबत कहते हैं, बन गया। अब देख लीजिए रंग शरबतों का देख लीजिए। अब जो बना ये, इसमें मुझे ये बताइए कि किसकी मात्रा ज्यादा है। तो आप कहेंगे पानी का मात्रा ज्यादा है, और किसकी मात्रा कम है, तो आप कहेंगे चीनी की मात्रा कम है। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे कि बिलियन में कितने प्रकार के अवयव होते हैं, तो अवयव दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, एक पानी हो गया, एक चीनी हो गया, दो प्रकार के होते हैं। अवयव कितने हो सकते हैं, अवयव अनंत हो सकते हैं। आपका मन करे चीनी, आपका मन करे नमक, आपका मन करे ग्लूकोज, कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत सारा डाल सकते हैं चीजें। अवयव कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। कितने प्रकार के अवयव हो सकते हैं, दो प्रकार के अवयव हो सकते हैं। एक घुलने वाला, ये जो बना ये क्या है, घुलने वाला, घुलने वाला। अच्छा, ये जो बन गया पानी, पानी क्या है, घुलाने वाला, घुलाने वाला। देहाती भाषा में समझिएगा तो बोलता अरे घुल गए लोग, मतलब समझिए कैसे कि एक हवा मिठाई आता है मेरी तरफ बिकने, हवा मिठाई। हवा मिठाई लिए, मुंह में डाले और घुल गया। गांव में बच्चा सब कहते हैं बिला। तो बिला मतलब साफ साफ घुलने वाले को कहते हैं बिलाने वाले, कि मतलब बिला गया। और जो बिला गया उसे कहा जाता है बिले। क्या कहते हैं उसे, बिले। और देखिए जो बिला दिए, घुलाने वाला को कहते हैं बिला देने वाला, और जो बिला देते हैं उसे क्या कहते हैं, बिलायक। जब इसकी मात्रा देखिएगी तो पता चला, गौर कीजिए ठीक से, घुलने वाला हमेशा जो घुल जाए, घुलने वाला हमेशा क्या होगा, कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा। और घुलाने वाला हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा।
मतलब साफ साफ हम कह सकते हैं, आप जैसे भी मना वैसे तोड़ दीजिए। देखिए इतना टफ टफ है नहीं, और चीजें देखिए बड़ा आसान है। ये जो बन गया ये क्या है, तो ये है बिलियन। क्या है ये, बिलियन है। और बिलियन में दो अवयव थे, एक पानी और एक अवयव क्या था, चीनी। आराम से देखिए, पानी क्या था, घुलाने वाला जिसे हम बिलायक कहें। चीनी क्या था, घुलने वाला जिसे हम बिले कहें। अंग्रेजी में देखिए तो इसे कहा जाता है सॉल्यूट, और इसे अंग्रेजी में देखा जाता है क्या है, सॉल्वेंट। अगर आपसे पूछे कि बिलियन में कितने प्रकार के अवयव होते हैं, तो दो प्रकार के। एक की मात्रा अधिक होती है, एक की मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, अधिक मात्रा वाले को विलायक कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलय हमेशा घुलने वाला होता है, विलायक हमेशा घुलाने वाला होता है। और याद रखना है, जो आप विलायक देख रहे हैं, घुलाने वाला जो भी होगा, उसका कण का आकार आप देख लीजिए, एग्जाम्पल खुद देख लीजिए। ये हमारा क्या है, पानी। एक है हमारा चीनी। अगर आपसे पूछे कि किसका कण छोटा होगा, देखिए आखिर क्यों ये ब्लैक मतलब जो पानी है वो घुला पाता है, चीनी घुल जाती है, कारण क्या है, तो याद रखना है कि पानी के कणों का आकार काफी छोटा होता है। पानी के कणों का आकार काफी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। अब उतना छोटा होता है पानी का आकार, तो पानी का आकार उतना छोटा होने के कारण बहुत तेजी से गति करती है, उसके बीच इंटरेक्शन ज्यादा होता है, अन्योन क्रिया ज्यादा होता है, जिसके कारण जो उसके अंदर जो कण जाते हैं। अब पानी का कण देख लीजिए, इसका कण काफी छोटा है, जिसके अंदर जो कण जाएगा उस पर बल लगाएगा, अन्योन क्रिया करेगा, उसके कारण उसके कणों को तोड़ मोड़ फोड़ देता है और अपने अंतरान्विक स्थान में बैठा लेता है, इसलिए पानी घुला पाता है। और आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे अच्छा विलायक पानी ही है। और याद रखना है कि कण का आकार अगर काफी छोटा हो जाएगा तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मान अधिक हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए फिजिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अभी बस आप याद रख लीजिए कि सबसे अच्छा विलायक उसे ही माना जाएगा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा, लेकिन पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सबसे अधिक होता है, इसलिए पानी दुनिया का सबसे अच्छा विलायक है। कंप्लीट। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, बात ना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि विलायक का कणों का आकार छोटा या बड़ा, तो विलायक के कणों का आकार याद रखना है। कणों का आकार मैं लिख देता हूं, कणों का साइज बहुत छोटा होता है, छोटा नहीं, विलायक के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। किससे, विलय से। और विलय का कणों का आकार, विलय के कणों का आकार बड़ा होता है। किससे, विलय से। तो रेस्पेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। अगर आपसे पूछे कि बिलियन कैसे बनता है, तो कह सकते हैं कि बिलियन, देखिए पानी प्लस चीनी बराबर बिलियन, मतलब पानी प्लस चीनी बराबर बिलियन। इसका मतलब है पानी क्या है, विलायक, चीनी क्या है, विलेय। तो विलायक प्लस विलेय बराबर बिलियन। विलायक प्लस विलेय बराबर बिलियन। विलायक में विलेय बिला गया बराबर बिलियन। विलायक में विलेय बिला गया बराबर बिलियन। बिलियन बन गया। और बिलियन को हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसे ही हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, होमोजेनस। इतना बात हमारा कवर हो गया, ये बिलियन है। अच्छा, अब सवाल है कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि बिलियन बनाने के लिए पानी जरूर होना चाहिए। याद रखें, ये बिलियन का एक प्रकार है, बिलियन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बिलियन बनाने के लिए पानी ही जरूरत है, जरूरी नहीं है। बिलियन कुछ भी हो सकता है। बिलियन बस मैं क्या कहूँ, मैं ये बताऊं कि बिलियन उसे कहेंगे जिसमें बस जो समांगी मिश्रण उसे बिलियन कहते हैं, बस समांगी मिश्रण होना चाहिए, इसके अलावा कुछ हो ना फर्क नहीं पड़ता है। हो क्या मतलब, समांगी मिश्रण में उसे क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या क्या हो सकता है, तो पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। समांगी मिश्रण ठोस ठोस भी हो सकते हैं, तो हम इसके बाद बात करेंगे विलयन के प्रकार में। तो विलयन के प्रकार कई आधार पर होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं विलयन के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक विलयन के प्रकार। देख लीजिए, विलयन विलयन के प्रकार। चलिए हम लोग विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बात करते हैं। देख लीजिए, अब विलयन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं विलयन के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे अभी फिलहाल हम देखेंगे, देखिए सबसे पहला देखेंगे विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, अवस्था
के बेस पे। सबसे पहला देखेंगे अवस्था के बेस पे। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद देखेंगे हम पहला विलयन के प्रकार क्या होगा अवस्था के आधार पर। इसके बाद हम देखेंगे जनरली देखिए थोड़ा लंबा है, 9 प्रकार के विलयन इसमें होते हैं, उस पर बात करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें हो सकता है ये टॉपिक इस क्लास में हम इतना ही कवर कर पाए। इसके बाद हम देखेंगे विलयन के प्रकार में विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर। और विलेयता के आधार पर याद रखना विलयन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त, एक हो जाता है असंतृप्त, और एक हो जाता है अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अंग्रेजी में कहती है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देख लीजिए सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसे कहते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ जाइए। और इसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देख लेना है। इसके बाद हम विलयन, देखिए विलयन के अवस्था के आधार पर प्रकार देखेंगे, विलयन के विलेयता के आधार पर प्रकार देखेंगे, और विलयन के एक विलेय की मात्रा के आधार पर प्रकार देखेंगे, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के 2 प्रकार होते हैं। एक हो जाता है तनु विलयन, और एक हो जाएगा सांद्र विलयन। तनु विलयन याद रखना, बस विलेय की मात्रा कम होगी उसे तनु विलयन कहेंगे, और विलेय की मात्रा ज्यादा होगी उसे सांद्र विलयन कहेंगे। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा, इसे कहते हैं सांद्रण के आधार पर भी, विलेय के मात्रा के आधार पर, या फिर इसे कह दीजिए सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रण के आधार पर, वही बात है। तो खूब गाढ़ा विलयन है मतलब सांद्र विलयन है, एकदम पतला विलयन है मतलब तनु विलयन है। चीजें ये है। तो हम लोग इस पर बात और उस पर बात अगले क्लास में करेंगे, और इस क्लास में हमें बात करना है अवस्था के आधार पर। क्योंकि देख लेंगे अगर समय बच रहा है तो हम लोग बात कर लेंगे जनरली विलेयता के आधार पर भी बात कर लेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, टॉपिक देखते हैं। विलयन के प्रकार किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो चलिए विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर, अवस्था के बेस पर। किसका प्रकार, विलयन के प्रकार। किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर चलिए देख लेते हैं। तो अवस्था के आधार पर विलयन के जो प्रकार है याद रखना है, तो विलयन के प्रकार है 9। क्योंकि ठीक से देखें तो विलयन के 3 प्रकार होंगे। अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। एक विलयन को कहते हैं ठोस विलयन, कौन सा विलयन, ठोस विलयन। एक विलयन को कहते हैं द्रव विलयन, एक विलयन को कहते हैं गैस विलयन। एक काम करते हैं, ये क्या है। अच्छा चीजें समझिए, हो सकता है कि ये चीजें आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि पढ़ना 12th में है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड, अच्छा मैं बार बार कहता हूँ साइंस बैकग्राउंड का साफ साफ मतलब है, चूंकि 10th क्लास तक सब साइंस पढ़ते हैं, साइंस बैकग्राउंड का मतलब होता है 12th तक आपका साइंस हो, ठीक है। तो उसे साइंस समझने में, चूंकि देखिए जरूरी नहीं कि आपको जितना बात पढ़े सारा बात याद रहे, लेकिन हाँ अगर आप उस वर्ड से परिचित हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। नहीं तो मुश्किल हो जाता है, साइंस में नाम ही याद रखना मुश्किल हो जाता है। चलिए देख लीजिए, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। तो ठोस विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। द्रव विलयन को लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस विलयन को गैसियस मतलब गैसियस सॉल्यूशन। तो याद रखिए सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ठोस विलयन में, अच्छा नाम क्यों किस आधार पर दिया गया, तो नाम दिया गया देखिए, चूंकि बात क्या है विलयन की, बात क्या है विलयन की, बात क्या है विलयन की। और विलयन में अगर बात करें तो विलयन में एक हो जाता है विलायक, और एक हो जाता है विलेय। एक क्या हो जाता है विलायक, और एक क्या हो जाता है विलेय, ठीक है। एक है भैया विलायक, और एक क्या है विलेय। ये दोनों मिलेगा तभी तो क्या बनेगा, तभी तो क्या बनेगा विलयन।
बिलैक प्लस बिले बराबर बिलियन। अब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ठोस विलयन किसे कहेंगे। तो क्या ठोस ठोस को मिला देंगे उसे ही ठोस विलयन कहेंगे, क्या द्रव द्रव को मिला देंगे उसे ही द्रव विलयन कहेंगे, और क्या गैस गैस को मिला देंगे उसे गैस विलयन कहेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है बताइए मुझे, तो बता रहा हूं, चलिए समझिए। विलायक क्या है, तो देखिए याद रखिए, विलायक और विलय को मिलाएंगे तो याद रखना क्या बनेगा, ठोस विलयन बनाना है मुझे। तो ठोस विलयन बनाना है तो विलायक आप हर हाल में ठोस ही रखेंगे तो फिर ठोस विलयन बनेगा, मतलब हर हाल में। तो क्या क्या हो सकता है, तो समझिए, थोड़ा सा साइड से समझिए। आप अगर बात करें आपसे तो समझिए इस बात को, मैं कह रहा हूं कि देखिए अवस्था तो तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप इसे अगर मतलब अरेंज करें तो क्या क्या मिला सकते हैं, तो देखिए ठोस में ठोस मिला सकते हैं तो सॉलिड सॉलिड। अच्छा ठोस में द्रव मिला सकते हैं तो सॉलिड लिक्विड। अच्छा ठोस में गैस मिला सकते हैं। तो अच्छा ठोस में मिला है मतलब ठोस की मात्रा ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ठोस में थोड़ा सा ठोस मिला दिए, जैसे चीनी है, चीनी के पाउडर में नमक का पाउडर मिला दिए तो एक प्रकार हो गया ठोस ठोस। चीनी में पानी मिला दिए, चीनी में पानी, समझिए इस बात का, तो क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड। अच्छा फिर बात कीजिए, चीनी में अगर गैस मतलब प्रेशर बढ़ा के डाल दे तो मतलब सॉलिड और गैस ऐसे। तो हम देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ठोस में ठोस मिलाया जा सकता है, ठोस में द्रव मिलाया जा सकता है, ठोस में गैस मिलाया जा सकता है, एक बात है। दूसरी बात अगर कहे तो लिक्विड में किसी किसी मिला सकते हो, तो सेम बात है, लिक्विड सॉलिड, कैसे जो लिखिए, सॉलिड लिक्विड गैस। और याद रखिए लिक्विड में क्या मिला जा सकता है, तो लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड में गैस मिला सकते हैं, सेम बात है। अच्छा गैस में क्या मिला सकते हैं, तो गैस में सॉलिड मिला सकते हैं, गैस में लिक्विड मिला सकते हैं, गैस में गैस मिला सकते हैं। मतलब किसी को मिलना हो तो याद रखना है, सदगुरु कहते हैं कि सबसे पहले खुद से मिलो फिर किसी और से मिलो। गैस को कहते हैं गैस पहले खुद से मिलो फिर किसी और से मिलो। लिक्विड को कहते हैं पहले खुद से मिलो फिर किसी और से मिलो। सॉलिड को कहते हैं पहले खुद से मिलो फिर किसी और से मिलो। याद रखना कि अगर किसी को समझना है तो सबसे पहले अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप उस इंसान से क्या चाहते हैं। अगर आप ये समझ गए आप उस इंसान से क्या चाहते हैं, आप उसे बता पाएंगे हम क्या चाहते हैं, और वो इंसान अगर खुद को समझ जाए तो फिर चीजें ठीक है। तो मिलने का मतलब है साफ साफ कि समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो मैं क्या करूं, पहले खुद से मिलो फिर किसी और से मिलो, तब उस पर बात करें तो समझने का खास खास जरिया है कि ठोस। तो ठोस सबसे पहले याद रखें कि मैं क्या कह रहा हूं, तीन फेज, किसी का भी तीन फेज बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चीजें तो मैं आसान बताता हूँ, यहाँ से चीजें कंप्लीट हो सकती है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ठोस, फिर हम लोग देख लेते हैं, आराम से लिखिए ठोस, फिर आराम से लिखिए ठोस। क्या लग रहा है, बहुत आसान है। विलय के आधार पर क्या लिखना है, ठोस ठोस ठोस। अच्छा विलय के आधार पर क्या लिखना है, तो विलय में ठोस में क्या मिला सकते हैं, ठोस में ठोस मिला सकते हैं, ठोस में द्रव मिला सकते हैं, ठोस में गैस मिला सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं याद रखना इसे बहुत मुश्किल है तो बहुत आसान है। आसान कैसे, कुछ नहीं कीजिए, आपको ठोस दिख रहा है, ठोस ठोस ठोस, द्रव दिख रहा है, द्रव द्रव द्रव, ऐसे लिखिए द्रव द्रव द्रव। अच्छा गैस दिख रहा है तो लिख दीजिए गैस गैस गैस। मतलब साफ साफ है कि अगर जिस प्रकार के विलयन की बात करें, विलायक हमेशा वही होना चाहिए, तो विलयन हो गया। अच्छा विलय में ठोस द्रव गैस। अच्छा दूसरी बात करें, अगर बात करें तो द्रव में क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही लिख दीजिए ठोस द्रव गैस। अच्छा फिर बात करें तो इसमें भी लिख दीजिए ठोस द्रव गैस। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया, बहुत आसान है, देख लीजिए, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। बदल कौन रहा है, विलय, कौन नहीं बदला है, विलायक। इसलिए याद रखना कि विलायक में देखिए तीनों ठोस है तो हम कहें ठोस विलयन, विलायक में तीनों द्रव है तो हम कहें द्रव विलयन, विलायक में तीनों गैस है तो हम कहें गैसीय विलयन। बातें कंप्लीट है। और उधर अरेंज करने का प्रयास करें अगर, अब अरेंज क्या करना है, तो अगर आपसे पूछे कि अवस्था के बेस पर विलयन के कितने प्रकार, तो विलयन के तीन प्रकार, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन, एक गैस विलयन। ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन। अगर आपसे पूछे फिर ठोस विलयन के कितने प्रकार, तो ठोस विलयन के प्रकार तीन है, एक ठोस ठोस का विलयन, एक ठोस द्रव का विलयन, एक ठोस गैस का विलयन। ठोस ठोस का विलयन किसे कहेंगे, जिसमें याद रखना है विलायक ठोस हो और विलय भी ठोस हो। अच्छा बताइए, विलायक ठोस और विलय भी ठोस हो, मतलब साफ साफ है कि एक ठोस की मात्रा ज्यादा हो और एक ठोस की मात्रा कम हो, एक ठोस की मात्रा ज्यादा हो, एक द्रव की मात्रा कम हो, मिलने वाले ठोस की मात्रा ज्यादा हो, गैस की मात्रा कम हो।
तब हम ऐसे विलयन को ठोस विलयन कहेंगे। लेकिन ठोस ठोस हो तो ठोस ठोस का विलयन, ठोस द्रव हो तो ठोस द्रव का विलयन, ना कि द्रव ठोस का विलयन। क्योंकि अगर आप उल्टा कर देते हैं, अगर आप छोड़ो सिंपल बात है यार, द्रव में ठोस कर दो तो उल्टा हो जाएगा। देखिए नीचे है द्रव में ठोस, तो बहुत ही आराम से। अच्छा हम लोग बार बार खाना खाते हैं तो बोलते हैं दाल भात खा रहे हैं, कोई कहता है भात दाल खा रहे हैं, कौन सही है? तो याद रखने हमेशा पहले नाम उसी का लिया जाता है जिसका वर्चस्व ज्यादा, वैल्यू ज्यादा हो। जैसे देखिए हम समाज में महिला का वैल्यू ज्यादा है, वर्चस्व ज्यादा है, ठीक है, सम्मान करना भी चाहिए हमें। तो हम क्या देखते हैं कि देखिए नाम क्या होता है, ऊपर से वरदान ही है, नाम रखा जाता है लक्ष्मी नारायण। देखिए महिला का नाम पहले आ रहा है लक्ष्मी, नारायण का नाम बाद में। देखिए सीताराम, सीता पहले, राम बाद में। तो वही कह रहा हूँ कि जिसका वैल्यू ज्यादा उसे पहले रखा जाता है, जिसका वैल्यू कम हो उसे बाद में रखा जाता है। याद रखिए ठोस विलायक ज्यादा होता है, इसलिए विलायक का नाम पहले लिखेंगे और विलय का नाम बाद में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। तो अगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल पूछे आपसे तो देख लीजिए, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूट, और मिलाने का क्या पर्पस है? तो मिलाने का मेन पर्पस ये है कि हमें जब भी मिला के हमें पर्पस क्या, हमें बिलियन बना देना है। और बिलियन कैसे बनेगा? तो याद रखें पहला ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कम होना चाहिए। विलायक ज्यादा, विलायक जो बिला दे किसी को वो ज्यादा, जो बिला जाए पानी में, याद रखना जब भी जरूरत बने तो पानी ज्यादा चीनी कम, तभी संभव है मिलाना। अब मिलाते हैं हम ठोस ठोस, तो मुझे बताइए कि ठोस ठोस मिला देंगे तो कौन सा विलयन बनेगा? तो ठोस ठोस क्या मिला सकते हैं? याद रखना है, क्योंकि क्या कौन सा विलयन बनाए, तो विलयन का मतलब समांगी मिश्रण। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे, मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में कि जितने भी समांगी मिश्रण, जितने भी मिश्र धातु हैं सभी समांगी मिश्रण है। और मिश्र धातु कैसे बनता है? जैसे मैं बात करूं पित्तल की, तो पित्तल कैसे बनेगा? तो पित्तल कैसे बनेगा? तो पित्तल बनता है जिंक और तांबा से। मैं कविता बताऊंगा और कविता से बहुत आसान है कि पित्तल किस किस से मिलकर बना, बता सकते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनाए, बता सकते हैं। स्टील किससे मिलकर बनाए, बता सकते हैं। कैसे? तो मैं कविता बताऊंगा, पित्तल जीता जर्मन सिल्वर को जितानी है, कांसा टिकता स्टील लोका, रंगा से सीटी बजवानी है। और इसी से निकल जाएगा। जैसे मैं बोला पित्तल जीता, तो पित्तल जीता, जी से जिंक और ता से तांबा, पित्तल जिंक और तांबा से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर को जितानी है, तो जर्मन सिल्वर जिंक तांबा निकल, देखिए जीतानी जिंक, जी से जिंक, ता से तांबा, नी से निकल, जिंक तांबा निकल से बन के मिलके बनता है। तो एक क्या है, एक क्या है मिश्र धातु, क्या है मिश्र धातु समांगी मिश्रण है, इसीलिए समांगी मिश्रण है, इसलिए विलयन है। और किसी मिलके बना तो देखिए पित्तल जिंक और तांबा, तो जिंक भी ठोस और तांबा भी ठोस, इसलिए याद रखना है कि ठोस ठोस के एग्जांपल में क्या हो जाएगा। तो अगर इसे बांट दे ऐसे 3 भाग में, इसे भी बांट दे, आसानी हो जाएगा ऐसे। तो देखिए ठोस ठोस, तो ठोस ठोस के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पित्तल। और मुझे लगता है कि पित्तल लिखूं जर्मन सिल्वर लिखूं इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर मैं एक बार मिश्र धातु लिख दूं बात कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिख दूं? मिश्र धातु। और मिश्र धातु अंग्रेजी में एलवाई कहते हैं, तो याद रखना ALLOY। तो अगर आपसे पूछे कि मिश्र धातु क्या होते हैं तो याद रखना, आज के बाद याद रखना कि विलयन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें पानी हो। विलयन ठोस ठोस के मिलने से बन सकता है, ठोस द्रव के मिलने से बन सकता है, ठोस गैस के मिलने से बन सकता है, या फिर कोई भी अवयव हो उसके मिलने से बन सकता है। ये बातें होगी। उसके बाद देखिए ठोस और द्रव की बात करें तो शर्त ये है, याद रखना है कि विलायक ठोस ज्यादा होना चाहिए और द्रव कम होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका सोचिए क्या हो सकता है जिसमें ठोस ज्यादा और द्रव कम हो। तो याद रखना, मैं आपको जस्ट पिछले क्लास में बात की अमलगम। अमलगम किसे कहते हैं? तो जब किसी धातु में अगर पारा को मिला दे तो अमलगम है। धातु में पारा को मिला दे मतलब साफ साफ है कि धातु ज्यादा होना चाहिए, पारा कम होना चाहिए। तो याद रखना है ठोस में द्रव का एग्जाम्पल है सोडियम में पारा, और अमलगम कह सकते हैं अमलगम। और कई एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके कि अमलगम कैसे बनता है। तो अमलगम साफ साफ है, देखिए याद रखें अमलगम का मतलब होता है किसी धातु में पारा। तो धातु में, और सबसे अच्छा अमलगम पिछले क्लास में बात की है, सबसे अच्छा अमलगम कौन है? तो सबसे अच्छा अमलगम है सोडियम में पारा। तो याद रखिए सोडियम में पारा, Na में पारा, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा इसके बाद बात करें ठोस में गैस, तो ठोस में गैस क्या होगा? चलिए ठोस में गैस की बात करें तो देख लीजिए ठोस में गैस, तो ठोस में गैस मतलब एक ठोस होना चाहिए गैस। तो जनरली देखिए कभी कभी क्या होता है गांव वगैरह में कुआं होता है,
और कुआं बहुत अगर पुराना कुआं हो गया तो अगर उसमें कोई गिर जाए तो तुरंत अकस्मात मौत हो सकती है, वह मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गैस, कुआं के ठीक अंदर बहुत सारे गैस का जमावड़ा हो जाता है, जैसे मीथेन गैस, जैसे अमोनिया गैस, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और सबसे ज़्यादा मात्रा में हो जाता है मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऐसे गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इतना विषैला गैस है जो आपका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन को पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे लगभग 250 गुना ज़्यादा स्पीड में कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास पहुंच जाएगी। और पहुंच जाएगी तुम्हारा जो श्वसन नाल है, एक याद रखना है कि गैसों को जब ऑब्जर्व करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में याद रखना एंटी गुण है। एंटी गुण मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिपल्स कर देती है। एक हर मॉलिक्यूल का अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, उस पर बात करेंगे केमिस्ट्री में ही कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है डियामैग्नेटिक, एंटी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद पैरोमैग्नेटिक, कई प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उस पर बात करेंगे। तो याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिपल्स कर देती है, धक्का देती है कि हट, और धक्का देने के कारण ऑक्सीजन हट जाता है और हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लेने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, और कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो भार है, भार बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन तेजी से गति नहीं कर पाती है, और ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में मिल नहीं पाती है, जिसके कारण हमारा दम घुटने लगता है और हमारी मौत हो जाती है। इसलिए याद रखना कि कोयले के खान वगैरह में, कोयले के खान में हालांकि विस्फोट होते हैं मीथेन गैस के कारण, लेकिन वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जब कोई मवेशी अगर पाज कर रही है, मतलब पाज को देहाती भाषा में पागुर कहते हैं, जब वो कर रही है तो जो घास वगैरह चबाती है तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? तो गैस निकलता है मेथेन गैस। इसीलिए जो मतलब अस्तबल है या फिर मवेशी का आला है, मवेशी जहाँ रहती है वहाँ किसी को सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जब पाज करती है तो उस समय उसके मुँह से मेथेन गैस निकलता है। जब वो घास को चबाती है उसमें उसके मुँह से मेथेन गैस निकलता है। कोई फसल वगैरह जितने भी फसल है उसके नीचे जो कीचड़ है, कीचड़ में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि कीचड़ में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। इसीलिए मेथेन को कीचड़ गैस, और कीचड़ को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, मार्स, इसलिए मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको याद रखना है जो एग्जाम में आते हैं। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या कि ठोस में गैस, तो मैं बात करूँ कि जैसे कुआं है और कुआं में मान लीजिए कोई गैस है या फिर मान लीजिए कि कोयला का खदान है, कोयला के खदान में मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत विषैला गैस है, और विषैला गैस को अगर नहीं रोका जाए तो आदमी को मतलब लगातार वो काम करते उन्हें बीमारी हो सकती है। या फिर कोई कुआं है, कुआं में अगर मतलब बहुत पुराना कुआं है, अगर उसमें कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा क्या बुजुर्ग भी गिर गया, जवान भी गिर गया, तो अस्थमा का मौत हो सकती है, तुरंत एक्सीडेंटल मौत हो सकती है उसकी। अब उससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो उससे बचने के लिए जब ऐसी दुर्घटना कभी हमारे आसपास में घटती है तो कुछ जो टीम आते हैं उस कुआं से निकालने के लिए, उसे उसके पास एक मास्क होता है या फिर हेलमेट होता है। वो क्या होता है? तो याद रखें जो हेलमेट होगा या तो चारकोल का हेलमेट होगा, या फिर प्लेटिनियम का होगा, या फिर पैडमियम का होगा। क्यों ऐसा होता है तो मैं बता दूं आपको, देख लीजिए। पैडमियम का जो हेलमेट होता है, पैडमियम हो सकता है या फिर चारकोल हो सकता है। तो मैं बात कर लूँ, ए मान लीजिए पैडमियम है और ए मान लीजिए चारकोल है। पैडमियम है और क्या है? चारकोल है। और बहुत खास बात है कि पैडमियम वाले हेलमेट का प्रयोग कहाँ होता है और चारकोल वाले हेलमेट का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं हाइड्रोजन गैस का जमावड़ा है और वहाँ आग लग गई, तो आग लगाने में ऑक्सीजन सहायक जरूर है, लेकिन जलता कौन है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से जलने वाली गैस है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे अच्छी ज्वलनशील गैस कौन है? हाइड्रोजन गैस। तो कहीं मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का फैक्ट्री, वहां आग लग गया, तो हाइड्रोजन गैस का जमावड़ा पूरा, हाइड्रोजन गैस के जमावड़ा के कारण आग तो बहुत तेजी से लग जाएगी और लगातार आग फैलते जाएगी। अगर उससे मुझे रोकना है तो हमें कुछ नहीं करना, चारकोल का हेलमेट नहीं, हमें पैडमियम का हेलमेट पहन के जाना होगा। और जब पैडमियम का या फिर पैडमियम का बहुत बड़ा बड़ा चादर आता है, उस चादर को अगर हम फेंकें तो पैडमियम के पास खास गुण है कि हाइड्रोजन को अवशोषित करके अपने ऊपर जमा कर लेती है। और पैडमियम को जैसे ही अपने ऊपर जमा करेगी, तो हाइड्रोजन गैस कम गया, हाइड्रोजन गैस जैसे ही कमा तो आग मतलब आग में कमी आएगी। और अगर हम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिपल्स करेगी, और ऑक्सीजन से जैसे संपर्क टूटेगा तो हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो ये बातें हो गई एक। तो याद रखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि पैडमियम जो है हाइड्रोजन को अवशोषित करती है। इसके बाद अगर बात करें चारकोल क्या करती है, तो चारकोल याद रखना कि अगर कोयले की फैक्ट्री में अगर मैं कोई काम करते, कोयले के खदान में काम करते हैं, तो कोयले के खदान में काम करने के बाद में उन्हें एक चारकोल का मास्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल का जो मास्क है वो 2 प्रकार की गैसों को बहुत तेजी से ऑब्जर्व करती है, और एक गैस है जिसका नाम है अमोनिया NH3 और एक गैस है जिसका नाम है CH4। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक हेलमेट क्या करती है, अगर या फिर पैडमियम का
चादर है, चादर क्या करती है, तो विभिन्न प्रकार की गैसों को अपने ऊपर अवशोषित कर लेती है। अब मुझे बताइए, जब आप पेडमियम को देखेंगे क्या आपको हाइड्रोजन गैस दिखेगी? नहीं दिखेगी। मतलब साफ साफ है कि पेडमियम क्या है, तो पेडमियम ठोस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो ठोस और गैस का समांगी मिश्रण हो गया, इसे हम विलयन कह सकते हैं। ये देख लीजिए क्या है, चारकोल है, तो चारकोल क्या है, तो चारकोल ठोस है, चारकोल ठोस है। इसके ऊपर अमोनिया गैस या फिर मेथेन आके जमा हो गया, और इससे क्या कहेंगे हम, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन कह सकते हैं। मतलब साफ साफ है कि ठोस ज्यादा है, इस पर गैस आके चिपक गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो विलयन है यह ठोस और गैस का विलयन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं ठोस और गैस का विलयन। ठोस और गैस के विलयन में क्या लिख दें, तो हम लिख सकते हैं कि पैडमियम में हाइड्रोजन का अवशोषण, पैडमियम में हाइड्रोजन का, या फिर चारकोल में अमोनिया का अवशोषण, अमोनिया NH3। अधिशोषण लिख दीजिए, ज्यादा सही है, क्योंकि अवशोषण के लिए जल होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि रात में आप दूध पीते हैं तो दूध में किशमिश डाल देते हैं, और किशमिश सुबह एकदम पूरा दूध को चूस के और मोटा ताजा हो जाता है। तो किशमिश ने क्या किया, दूध को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, तो अपने अंदर अवशोषित कर लिया तो यह अवशोषण हो गया। लेकिन अगर किशमिश के सतह सतह पर गैस आके बैठ जाए तो उसे अधिशोषण कहते हैं। इसलिए ज्यादा ठीक हो गया लिखना पैडमियम में हाइड्रोजन का अधिशोषण और चारकोल में NH3 का अधिशोषण। कंप्लीट। चलिए ये बातें हो गई। अच्छा, द्रव में ठोस की बात करें तो द्रव में ठोस तो आप जानते हैं एग्जांपल बहुत रोज पीते हैं आप लोग। अब गर्मी का दिन है, नींबू पानी पीते हैं, गर्मी का दिन है, आप चीनी में नमक डाल के पीते हैं, पानी में चीनी डाल के पीते हैं, पानी में नमक डाल के पीते हैं। तो देख लीजिए, द्रव में ठोस मतलब द्रव ज्यादा होना चाहिए और ठोस कम होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पानी में चीनी, पानी में चीनी। और याद रखना, आप जानते होंगे कि जब कभी समुद्र में आग लग जाए, समुद्र में आग कैसे लगती है इस पर दहन में बात करेंगे। तो समुद्र में कभी आग लग जाए तो वैसे फेज में समुद्र की आग को कैसे बुझाया जाए, तो समुद्र की आग को तो पानी से बुझा नहीं सकते आप। तो वैसे समुद्र में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में याद रखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव्य रूप में पाया जाता है, द्रव्य रूप में। और उसके साथ जब हम आयोडीन मिला देते हैं तो वह झाग बन जाता है, उसे ही कहते हैं झाग अग्निशामक। और उसी झाग को जब हम फेंकते हैं समुद्र में तो फिर वहां की आग बुझ जाती है। अब समुद्र में आग लगेगी कैसे, तो होता है क्या, जो जितने भी जलयान है जो समुद्र में चलते हैं, तो समुद्र में जब जलयान ऐसे ऐसे चलेंगे तो वह तेल को छोड़ते रहते हैं, तो उसके इंजन से तेल लीक होते रहता है। अब देखिए, जब तेल लीक होगा तो तेल का घनत्व जानते हैं पानी से कम होता है, और तेल का जो घनत्व है वो पानी से कम है तो पानी के ऊपर तैरेगी। कभी कभी होता है कि जलयान में टक्कर खाने या किसी घर्षण के कारण एक चिंगारी निकलती है, और वह चिंगारी उस तेल के संपर्क में आती है, फिर समुद्र में आग लग जाता है। और वैसे लगातार देखिए, पूरा समुद्र में पानी के ऊपर तेल फैला हुआ है तो आग तो पूरा समुद्र में लग जाएगा। और ऐसे स्थिति में आप पानी से तो काबू पा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अगर आपको समुद्र में लगे आग को कंट्रोल करना है तो आपको उस पर फेन फेंकना होगा। फेन को ही झाग कहते हैं, झाग फेंकना होगा। और झाग सबसे अच्छा झाग यहाँ काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस आयोडीन मिला देते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव है और आयोडीन क्या है, ठोस है। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि द्रव में ठोस का एग्जाम्पल बताए तो द्रव में ठोस का एग्जाम्पल होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या, आयोडीन। तो CCl4 में आयोडीन। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। द्रव में द्रव की बात करें तो द्रव में द्रव क्या है, तो देख लीजिए, पानी में शराब क्या है, द्रव में द्रव। पानी में शराब। अच्छा, द्रव में गैस की बात करें तो द्रव में गैस क्या है, तो आप जानते हैं कि जो आप पानी पीते हो उसमें ऑक्सीजन घुली होती है। आप जो मतलब स्प्राइट सबसे अच्छा एग्जांपल है द्रव में गैस का। स्प्राइट ले लीजिए, गर्मी का दिन है, माजा लीजिए, स्लाइस ले लीजिए, देखिए स्प्राइट। बात करेंगे इस पर कि स्प्राइट कैसे बनता है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग आगे। इसी लेसन में पढ़ना है स्प्राइट कैसे बनता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला कोल्ड ड्रिंक। चलिए, तो इस पर बात करेंगे स्प्राइट कैसे बनता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक है कौन से इसके एग्जाम्पल है। अंतिम हमारा 3 बच जाता है जो बड़ा आसान है। देखिए, गैस में ठोस मतलब गैस होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो गैस में ठोस जैसे हवा में कपूर। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, हवा में कपूर नहीं, हवा में देखिए कोई भी ऊर्ध्वपादित पदार्थ ले लीजिए, कोई भी सब्लिमेटेड सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे एंथ्रासिन हो गया, नेप्थेलिन हो गया, आयोडीन हो गया, कुछ भी ले लीजिए, कपूर हो गया, कुछ भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा गैस में ठोस का एग्जाम्पल। तो कोई भी हम कह देते हैं सब्लिमेटेड सब्सटेंस या ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्व पातित पदार्थ। मतलब हम कह देते हैं हवा में कपूर, ताकि आपको याद रहे, हवा
में कपूर। अच्छा, उसके बाद बात करें द्रव में गैस कौन है, तो द्रव में गैस की बात करें, देखिए सॉरी गैस में द्रव, तो गैस में द्रव सोच लीजिए, देख लीजिए गैस पूरा है उसमें द्रव हो, तो आप कभी ठंडा के दिन सुबह के सुबह निकले हैं, तो आप जब सुबह सुबह निकलेंगे तब खूब अच्छा इसके एकदम तैयार होकर निकलेंगे, जैसे आप दूर पहुंचेंगे फिर जब आईने में देखेंगे तो आपके ऊपर पूरा द्रव जमा होगा, उसे कुहासा कहते हैं। कुहासा हो गया, बादल हो गया, वो क्या है, गैस में द्रव है, तो गैस में द्रव हो जाएगा कुहासा या बादल। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि कुहासा क्या है, समांगी मिश्रण है, बादल क्या है, समांगी मिश्रण है, बादल क्या है, विलयन है, कुहासा क्या है, विलयन है। अच्छा, बात करें गैस में गैस, तो गैस में गैस तो क्या हो जाएगा, वायु। और वायु में कौन कौन सी गैस है, तो वायु में गैस की बात करें तो वायु में कौन कौन सी गैस है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना परसेंट, 0.03%। याद रखना है कि वायु की अगर बात करें तो वायु में मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में ऑक्सीजन और वायु में नाइट्रोजन। अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% परीक्षा में पूछा जाएगा, ऑक्सीजन है 21% परीक्षा में पूछा जाएगा, और नाइट्रोजन है 77.7 मतलब 78% परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इतना बातों को याद रखना है। हमारा विलयन का जो प्रकार था अवस्था के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विलयन के संतृप्तता के आधार पर, तृप्तता के आधार पर क्या प्रकार होता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे विलयन में विलयन की सांद्रता के आधार पर क्या प्रकार होता है उस पर बात करेंगे। और यहाँ से सवाल बनते हैं और बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। चलिए, तो इसी ऊर्जा, इसी उमंग और एक नए आयाम के साथ मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।